नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका डिज़ायर टू लर्न पे। मेरा नाम है अनवित सिसोदिया और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी सिटीजनशिप के बारे में, जो कि हमारा पार्ट 1 था। इस लेक्चर में भी हम सिटीजनशिप वाला जो हमारा टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा पार्ट 2 होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लॉस ऑफ सिटीजनशिप से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कि किस तरह से आपकी भारत की नागरिकता जा सकती है। और इसके जो प्रावधान हैं वो आपको देखने को मिलेंगे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में, ठीक है। तो 3 तरीके से आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। एक हो गया रेनंसिएशन, एक हो गया टर्मिनेशन और एक हो गया डेप्रीवेशन, ठीक है। इसके बारे में, तीनों के बारे में अभी देखते हैं अच्छे से। लेकिन एक्वायर से ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी सिटीजनशिप किस तरह से जा सकती है, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो तीनों को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो पहला जो आपका तरीका है वो है रेनंसिएशन। रेनंसिएशन का मतलब ये है कि अपनी स्वयं की इच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग देना, ठीक है। बेसिकली आपको एक डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है और उस डिक्लेरेशन के साइन करने के बाद आप भारत के नागरिक नहीं रहते हैं, ठीक है। अब उसके साथ साथ क्या होता है कि अगर कोई आपका माइनर चाइल्ड है तो उसकी भी नागरिकता चली जाती है अगर आप ऐसा कोई डिक्लेरेशन साइन करते हैं तो। लेकिन उसके पास एक मौका रहता है कि जैसे ही वो 18 साल का होता है या होती है, तो उनके पास एक मौका रहता है कि जो हमने डिसेंट के लॉस पढ़े थे उसमें वंशावली के हिसाब से आप वो एक बार और इंडिया का सिटीजन बन सकता है या सकती है। तो उनको बेसिकली उस लॉ को फॉलो करके इंडिया का सिटीजन बनना होगा। लेकिन अगर आप ऐसा कोई डिक्लेरेशन साइन करते हैं और आपका कोई माइनर चाइल्ड है तो उसकी भी सिटीजनशिप ऐसे ही चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप कॉन्शियसली, आपको पता है कि आप ये काम करने के बाद भी आपकी इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी और ये जानते हुए भी आप अगर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपकी इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वर्ड यूज करा है टर्मिनेट। इसमें एक प्रावधान और है कि अगर भारत में वॉर की सिचुएशन है, ठीक है, इंडिया का कैसे से वॉर चल रहा है, तो ये जो टर्मिनेशन वाला क्लॉज है ये अप्लाई नहीं होगा और वॉर टाइम में आपके टर्मिनेशन के थ्रू सिटीजनशिप नहीं जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का बेसिकली मतलब ये है कि आपको आपकी सिटीजनशिप से वंचित कर देना, और ये अधिकार किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि आपने जो आपकी सिटीजनशिप है वो फ्रॉड के जरिए ग्रहण करी है, तो आपकी जो सिटीजनशिप है वो वापस ले ली जाएगी। फिर अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि आप डिसलॉयल है, लॉयल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भारत के, तो आपकी जो सिटीजनशिप है वो वापस ले ली जाएगी। फिर अगर इंडिया का किसी कंट्री के साथ वॉर चल रहा हो और आपने किसी भी तरह से उस कंट्री की सहायता करी हो तो भी आपकी सिटीजनशिप वापस ले ली जाएगी। फिर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू अगर आपने सिटीजनशिप ग्रहण करी है और आपको किसी अन्य कंट्री में 2 साल की जेल हो जाती है तो भी आपकी सिटीजनशिप वापस चली जाएगी, ठीक है। और इसमें लास्ट प्रावधान ये है कि अगर आप किसी और कंट्री में 7 साल से ज़्यादा रह रहे हैं और आप इंडियन सिटीजन हैं तो भी आपकी जो सिटीजनशिप है वो वापस ले ली जाएगी। तो ये सारे डेप्रीवेशन के क्लॉज हैं, ठीक है। अब हमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली हमें एक रफ आइडिया होना चाहिए कि इन बिल्स के अंदर क्या प्रोविजंस थे, और जिसको लेकर बहुत सारी डिबेट भी हुई है भारत के अंदर। अब उस डिबेट में आपको नहीं पढ़ना है कि सही है कि नहीं है, बेसिकली हमको इनके प्रोविजंस पता होने चाहिए, ठीक है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 बात करता था उन इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत के अंदर आए हैं, ठीक है। और ये किस रिलीजन के होने चाहिए? या तो वो हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो या क्रिश्चियन हो या जैन हो या सिख हो या पारसी हो, ठीक है। तो इस रिलीजन का कोई भी व्यक्ति अगर भारत के अंदर आता है तो उसको इलीगल माइग्रेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इसके जो प्रोविजंस हैं उसमें कुछ एडिशन यहाँ पे 2019 में किया गया। उसमें क्या किया गया कि अगर वो व्यक्ति जिस डेट को भारत के अंदर आया है तो उसी समय से उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, ठीक है। और उसके खिलाफ अगर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग है
किसको लेकर, इलीगल माइग्रेशन को लेकर या फिर सिटीजनशिप को लेकर, तो वो क्लोज कर दी जाएगी। ये वाले जो प्रावधान है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 के अंदर है, और ये वाले जो प्रावधान है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 के अंदर है। ठीक है, तो इसमें ही कुछ एडिशन करे गए हैं, वो हम देखते जाएंगे अभी क्या क्या एडिशन करे हैं। ठीक है, तो दिसंबर 31, 2014, इसके पहले अगर इस रिलीजन का कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर आता है तो उसको इलीगल माइग्रेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि वो कहाँ से आना चाहिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान से। ठीक है, तो उनको इलीगल माइग्रेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, और उनके खिलाफ अगर जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 क्या बात करता है कि ये जो प्रावधान है इलीगल माइग्रेंट वाले, ये 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 6th शेड्यूल के अंदर जो भी स्टेट्स के नाम है उस पे ये जो प्रावधान है वो लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से वो स्टेट्स है, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इनके अंदर कौन कौन से एरियाज है वो भी देख लीजिए। कार्बी एंड एंगलोंग आसाम में, फिर गारो हिल्स मेघालय में, फिर चकमा डिस्ट्रिक्ट मिजोरम में, और त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, फिर जो एरिया इनर लाइन परमिट के अंदर रेगुलेट होते हैं वहां पे भी ये जो प्रोविजंस हैं वो लागू नहीं होंगे। ठीक है, इलीगल माइग्रेंट्स वाले कौन से एरिया है ये, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, तो यहाँ पे भी ये जो प्रोविजंस हैं वो लागू नहीं होंगे। अब नेचुरलाइजेशन वाले हमने क्लॉज देखे थे कि किस तरह से आप नेचुरलाइजेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं भारत का नागरिक अगर आपको बनना हो तो। ठीक है, तो उसमें जो 11 ईयर्स वाला हमने देखा था कि बीते 14 साल में से मिनिमम 11 साल आपको भारत के अंदर रहना है। तो ये रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीस और क्रिश्चियन जो कि आए हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, इनके लिए ये जो 11 ईयर्स है इनको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, 6 ईयर्स। ठीक है, फिर 2019 में फर्दर इसमें चेंजेस आए और इसमें 6 साल से उसको 1 साल और घटा दिया गया और इसको कितना कर दिया गया, तो 5 ईयर्स। अब कितना है, 5 ईयर्स। फिर जो 2016 का बिल है उसमें OCI रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के कुछ प्रावधान दिए गए हैं, कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपका OCI रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है अगर आपने आपकी जो OCI रजिस्ट्रेशन है वो फ्रॉड के थ्रू कराई हो। ठीक है, फिर आप भारतीय संविधान के प्रति अफेक्शन नहीं दिखाते हो, डिसअफेक्शन दिखाते हो, फिर आपका एनिमी कंट्रीज के साथ रिलेशन हो जिससे भारत को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो या भारत किसी भी तरह से अफेक्ट हो, भारत की जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है वो किसी भी तरह से अफेक्ट हो, तो आपकी जो OCI रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, फिर अगर भारत की सिक्योरिटी या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही हो कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके भारत की सिक्योरिटी और पब्लिक इंटरेस्ट को फ़ायदा होता हो तो भी भारतीय सरकार ये कर सकती है। ठीक है, फिर OCI रजिस्ट्रेशन के 5 साल के विदिन अगर आपको 2 साल की जेल हो जाती है तो भी आपका OCI रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर इस बिल में एक प्रावधान और है कि अगर आप भारत के अंदर किसी भी लॉ को वायलेट करते हो तो भी आपका जो OCI रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। जो 2019 का बिल है उसमें सेम प्रावधान है 2016 के। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंगल सिटीजनशिप के बारे में, जिसके बारे में हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, भारत में आपको डुअल पॉलिटी देखने को मिलेगी जिसमें सेंटर और स्टेट अलग अलग तरीके से आपको वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेंटर की अलग अपनी लिस्ट होती है तो उस पर लॉज बनाता है, स्टेट की अलग अपनी लिस्ट होती है उस पर लॉज बनाता है। तो भारत में आपको एक फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो सिटीजनशिप वाला फीचर है ये भारत का क्या है, यूनिटरी फीचर है, क्योंकि भारत के अंदर भारत की एक ही नागरिकता है और स्टेट की कोई भी अलग से नागरिकता आपको नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, स्टेट का कोई अलग से आपको नागरिक नहीं बोलेगा, बेसिकली आपकी एक ही पहचान है, वो क्या है, इंडियन। ठीक है, वहीं अब बात करें USA या फिर स्विट्जरलैंड की, तो वहाँ पे एक डुअल सिस्टम चलता है सिटीजनशिप का। तो वहाँ पे जो पर्टिकुलर सिटीजन रहता है वो स्टेट का भी सिटीजन रहता है और पर्टिकुलर कंट्री का भी सिटीजन रहता है। ठीक है, तो 2 सेट ऑफ रूल्स है
नेशनल गवर्नमेंट के अलग रूल्स होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अलग रूल्स होंगे, तो उसके हिसाब से उसको चलना पड़ता है और उसके हिसाब से वो अलग अलग राइट्स को एंजॉय करता है। ठीक है, तो ये है पूरा हमारा सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में आपको सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ डबल सिटीजनशिप के बारे में। बेसिकली इंडिया ने जो सिस्टम अपनाया है सिंगल सिटीजनशिप का, वो इसलिए अपनाया है कि अगर मान लीजिए भारत के अंदर डुअल सिटीजनशिप होती और मैं हूँ एमपी का रहने वाला और गुजरात में जाके कुछ दिन रहता, ठीक है, अब गुजरात की गवर्नमेंट ऐसा लॉ ले आती कि भाई जो गुजरात का व्यक्ति है वही गुजरात के अंदर वोट दे सकता है, तो मेरा जो राइट टू वोट है वो कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे हो जाता, मुझे उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। ठीक है, फिर अगर मैं एमपी का रहने वाला हूँ और गुजरात में जाके रह रहा हूँ, मान लीजिए 5 साल से रह रहा हूँ, गुजरात की गवर्नमेंट ऐसा लॉ ले आती है कि गुजरात के अंदर वही व्यक्ति काम कर सकता है जो गुजरात का रहवासी है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे काम भी नहीं कर सकता। फिर राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन, मान लीजिए मैं एमपी का रहने वाला हूँ और मेरी एजुकेशन गुजरात के अंदर हुई, मेडिकल एजुकेशन मैंने गुजरात के अंदर ली और गुजरात के अंदर ही मुझे जॉब करना है। अब गुजरात की गवर्नमेंट ऐसा लॉ ले आती है कि गुजरात के अंदर जो डॉक्टर्स रहेंगे वो केवल गुजराती ही होंगे, गुजरात के लोग ही होंगे, तो यहाँ पे मेरा ये राइट भी चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने जो सिस्टम चूज करा है वो है सिंगल सिटीजनशिप का। अब देखिए एक्सेप्शन हर जगह रहते हैं, जैसे कि आर्टिकल 16 के हिसाब से पार्लियामेंट ऐसे लॉ बना सकती है कि वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सर्टेन एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटीज किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी पर्टिकुलर उसी स्टेट के लोगों को दे सकती है। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट ये लॉ बना सकती है कि गुजरात के अंदर केवल गुजरात का व्यक्ति ही काम करेगा, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है। तो देखिए एक्सेप्शन हर जगह रहते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है सिंगल सिटीजनशिप का बहुत अच्छा सिस्टम है। अब देखिए आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि रेस, रिलीजन, कास्ट, बर्थ और सेक्स के बेस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ये मेंशन नहीं है ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस के बेस पर आप डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, सरकार डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। ठीक है, तो आज एमपी की गवर्नमेंट ऐसा बोल सकती है कि एमपी में केवल एमपी वाला वर्क करेगा। ठीक है, फिर एमपी की गवर्नमेंट ऐसे लॉ भी ला सकती है कि जो एमपी में रहने वाला है उसको फीस में थोड़ा हम कंसेशन दे देंगे क्योंकि वो एमपी का रहवासी है। ठीक है, तो ऐसे लॉज गवर्नमेंट बना सकती है। फिर आर्टिकल 19 बात करता है द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस के बारे में, तो ये भी एक तरह का एक्सेप्शन हो गया। वो किस तरह से कि कुछ शेड्यूल्ड एरियाज है भारत के अंदर, वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता, वहाँ पे हर कोई जाके बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है, वहाँ पे हर कोई जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, तो एक्सेप्शन आपको पॉलिटी में हर जगह देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में। तो आपने 3 टर्म हमेशा सुनी होगी, एक होगा एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो एनआरआई बेसिकली क्या होता है कि जिनके पास इंडिया का पासपोर्ट हो लेकिन वो किसी वजह के कारण, वो बेसिकली जॉब की वजह हो सकती है या फिर किसी बिजनेस की वजह हो सकती है, उसके कारण वो इंडिया में नहीं कहीं बाहर रह रहे हों, तो उनको हम नॉन रेसिडेंट इंडियन बोलेंगे। ठीक है, फिर होता है एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होता है कि जिनके जो एंसेस्टर्स हैं वो इंडियन होते हैं, जैसे दादा इंडियन हुए, पापा इंडियन हुए, ठीक है, और भी फैमिली में कोई इंडियन हुआ, लेकिन उस व्यक्ति के पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है और वो किसी और कंट्री के नेशनल्स है। ठीक है, किसी और कंट्री के सिटीजन है, तो उसको हम पीआईओ बोलेंगे। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये एक बेसिकली स्कीम है, ओसीआई कार्ड इसमें आपको मिलता है और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसमें आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है इंडिया के अंदर। ठीक है, वीज़ा फ्री एंट्री। तो ओसीआई कार्ड होल्डर क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको एक कार्ड मिलता है, तो उसके थ्रू आप वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू होता है ये। जो आपकी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम है वो आती है 2002 में, और जो आपकी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम है ये आती है 2005 में। अब 2015 में गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि ये दोनों स्कीम में बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं वो बहुत सेम रहते हैं, तो 2015 में गवर्नमेंट क्या करती है, जो पीआईओ स्कीम है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम है, पीआईओ प्लस
जो OCI स्कीम है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम है, इसको मिला के एक नई स्कीम बना देती है, उसको बोलती है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम। ठीक है, तो इसके तहत आपको एक कार्ड भी मिलता है जिसमें आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है इंडिया के अंदर। इसमें और भी बहुत सारे प्रोविजंस है, इसमें आपको कुछ राइट्स भी मिलते हैं जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो ये थी हमारी पूरी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्कीम। तो भारत में आप किस तरह से OCI के लिए अप्लाई कर सकते हैं, देखिए ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। ठीक है, आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आपकी सिटीजनशिप किस तरह से आप एक्वायर कर सकते हैं और किस तरह से आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। इस चैप्टर में आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है बस। ठीक है, OCI का मैं आपको ऐसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बेसिकली आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो भारत में OCI के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? ऐसा सिटीजन, अ पर्सन हु इज़ अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, या जो पर्सन है वो किसी और कंट्री का सिटीजन हो, लेकिन भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना या फिर उसके बाद वो भारत का नागरिक था, तो वो OCI के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा ये कि अगर वो किसी और कंट्री का सिटीजन है लेकिन वो एलिजिबल है भारत का सिटीजन बनने के लिए जब भारत का संविधान बना या फिर भारत के संविधान बनने के बाद। ठीक है, तो वो भी OCI कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फिर ऐसा कोई पर्सन, फॉर एग्जांपल पुडुचेरी का कोई पर्सन है, वो कहीं और जाके रह रहा है, फिर बाद में उसको पता चलता है जो पुडुचेरी है वो इंडिया का पार्ट बन गया, तो ऐसा कोई पर्सन है वो भी अप्लाई कर सकता है OCI कार्ड के लिए। फिर हु इज़ अ चाइल्ड और अ ग्रैंड चाइल्ड और अ ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ए सच सिटीजन। ठीक है, मतलब कोई सिटीजन है, उसका कोई बच्चा है, फिर उसके बच्चे का बच्चा है, फिर बच्चे का बच्चा है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं OCI कार्ड होल्डर के लिए। ठीक है, तो ये जो प्रोविजंस है सारे OCI के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। फिर अ पर्सन हु इज़ अ माइनर चाइल्ड ऑफ अ पर्सन मेंशन्ड इन क्लॉज ए, तो क्लॉज ए हमने देखा था जिसमें हमने 4 डिफरेंट प्रोविजंस देखे थे। अगर उनका कोई माइनर चाइल्ड है तो वो भी OCI के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर एक माइनर चाइल्ड जिसके पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स या फिर कोई एक पेरेंट अगर इंडिया के सिटीजन हो तो वो भी OCI के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फिर स्पाउस, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अगर मेरी बीवी USA की है और हम 2 साल से शादीशुदा हैं तो मेरी बीवी भी OCI के लिए अप्लाई कर सकती है। ठीक है, फिर नो पर्सन हु और इधर ऑफ हुज पेरेंट्स। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पेरेंट्स में से कोई एक भी अगर बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान का सिटीजन हुआ तो वो OCI कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, उसका पेरेंट्स भी और ग्रैंड पेरेंट्स भी और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश का हुआ तो आप OCI के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राइट्स के बारे में जो कि OCIs को मिले हैं, OCI कार्ड होल्डर्स को मिले हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करती है कि उनको क्या राइट्स मिलेंगे और क्या राइट्स नहीं मिलेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि OCI को क्या क्या राइट्स नहीं मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि OCI को क्या क्या राइट्स नहीं मिले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो राइट नहीं मिला है वो ये है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। कल को आके वो ये नहीं बोल सकते कि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, फिर वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते इंडिया का, वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं इंडिया का, मतलब एलिजिबल नहीं है इलेक्शन के लिए। फिर वो एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, फिर वो एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर उनको एक वोटर के रूप में रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए वोटर। ठीक है, वोटर के रूप में उनको रजिस्टर नहीं कराया जा सकता है। फिर वो लोकसभा या फिर राज्यसभा के मेंबर्स नहीं बन सकते हैं। फिर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं बन सकते हैं। फिर कोई भी ऐसा अपॉइंटमेंट होगा जो पब्लिक सर्विस से रिलेटेड होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो उस अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई नहीं कर दे तब तक वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर में हमने बात करी सिटीजनशिप के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि आपका फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1 होगा। ठीक है, अब इसके आगे मैंने स्टार मार्क इसलिए करा है, इसके आगे जितने स्टार मार्क करना हो वो आप कर लीजिए।
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए और इसमें हर साल हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हम बहुत अच्छे से करेंगे फंडामेंटल राइट्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स। अब जाने से पहले मेरे पास आपके लिए 2 क्वेश्चंस वापस हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एग्जिस्टिंग जो स्टेट्स है उसकी बाउंड्री बदल सकती है। पहला स्टेटमेंट आपका ये है। दूसरा स्टेटमेंट आपका ये है कि ऐसा कोई बिल है जो एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री को बदलता है तो वो केवल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है और केवल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, या दोनों स्टेटमेंट सही है वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि इनमें से किस तरीके से आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्रीवेशन। इनमें से किस तरीके से आपकी जो सिटीजनशिप है वो जा सकती है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आपका ख्याल रखें और देखते रहिए डिज़ायर टू लर्न।